संजीव जी मेरे साथ है। संजीव जी, अगर फैक्टर्स की बात की जाए, यह चुनाव पहली बार एसआईआर के बाद हो रहा है, इसमें बहुत सारे फर्स्ट हैं। मैं आपसे यह समझना चाह रहा हूं, इस चुनाव में एक और चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि किस तरीके से अभी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर न सिर्फ जाति है बल्कि महिलाओं की भी बात की जा रही है, लेकिन एक और चीज जो सामने दिखाई दे रही है वो है जन स्वराज पार्टी। उसका रोल, उसका किस तरीके से वो इवॉल्व कर रही है, किस तरीके से वो डेंट कर सकती है, आपका असेसमेंट उस पर क्या है? मैं चाहूंगा कन्हैया बेलारी जी को भी लेकर आइए। देखिए निशांत, इस पूरे चुनाव में बिहार में, जैसे अभी अकुर श्रीवास्तव जी कह रहे थे, महिला एक बड़ा फैक्टर तो है, और जिस तरह से उनको पैसे दिए गए हैं इलेक्शन से पहले और आगे की और संभावना बताई गई है, प्रॉमिस दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करने वाली है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि महिला वोटर्स अमूमन ज़्यादा निकलते हैं बिहार में, महिलाओं का वोट ज़्यादा पड़ता है। और पिछले करीब 15 साल से महिला वोटर्स नीतीश कुमार और फिर बाद में मोदी जी इस कॉम्बिनेशन के साथ रही हैं, चाहे वो लड़कियों को बाइसिकल बांटने की बात है, नशाबंदी की बात है, फिर ये अभी कोविड के टाइम के जो मदद हुई है, और उसके बाद ये जो दिया गया है जीविका योजना के तहत। और इस चुनाव का और कास्ट का समीकरण की हम सब बात करते रहते हैं लगातार, जैसे मैं पहले कह रहा था कि कास्ट समीकरण अगर सिर्फ प्योर गणित के आधार पर देखा जाए तो एनडीए के पक्ष में ज्यादा है, लेकिन माहौल तेजस्वी और कांग्रेस ने अच्छा बनाया, इसलिए कांटे का मुकाबला लग रहा है। लेकिन सबसे बड़ा एक्स फैक्टर इस इलेक्शन का प्रशांत किशोर है, जन स्वराज पार्टी है। देखिए उन्होंने एक गर्मी, एक ऊर्जा, एक नई सृजनात्मक चेतना लाने का प्रयास कर रहे हैं वो। अब उन्होंने एक नॉइज और शोर तो पूरा एक बना लिया है, अब वो जमीन में कितना राजनीतिक रूप से परिवर्तित होता है, परिलक्षित होता है वोट के अंदर, वो अभी हमें मालूम पड़ेगा 14 नवंबर के दिन ही, जिस दिन रिजल्ट्स आएंगे। उससे पहले सब इस संदर्भ में कयास होंगे कि भाई बहुत जोर लगाया है और एक बिहार की जातिगत राजनीति को उसके सर के बल खड़ा करने की कोशिश की है, पलायन इत्यादि को बड़ा मुद्दा बनाया प्रशांत किशोर ने, लेकिन वो कितना इलेक्शंस में ट्रांसलेट होगा इसका अभी किसी भी तरह से आकलन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उनके साथ भीड़ जुट रही है, एक नई एनर्जी जुट रही है, और जो जेन जी का वोटर है जो 50% या उससे थोड़ा ज्यादा है 18 से 25 वर्ष की आयु का, वो क्या प्रशांत किशोर के साथ जुड़ता है जातीय राजनीति से अलहदा होके अलग होकर, मतलब आपको वो ये भी एक एक्सप्रेशन जन स्वराज पार्टी तो आपको एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। फैक्टर मानता हूं, जन स्वराज पार्टी आपको एक फैक्टर दिखाई दे रहा है। कुमार विक्रांत मेरे साथ है। कुमार विक्रांत, कांग्रेस की अब स्ट्रैटेजी क्या होगी? अभी तक हमने देखा था उन्होंने कई सारे आरोप लगाए, वोट चोरी का आरोप लगाया, एसआईआर को लेकर चीजें लेकर आए, वो अपना एक मिनी मैनिफेस्टो अगर मैं कहूं तो वो भी एक उन्होंने जारी किया था। लेकिन अब आगे की क्या स्ट्रैटेजी होगी? देखिए, महागठबंधन अपना एक ज्वाइंट मैनिफेस्टो जारी करेगा और उसमें वोट चोरी तो एक मुद्दा रहेगा ही, उसके साथ साथ पलायन का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, बिहार में उद्योगीकरण नहीं हुआ ये मुद्दा हो, फैक्ट्रियां क्यों नहीं है ये मुद्दा, इन सारे मुद्दों के लिए किस इलाके में क्या बेहतर किया जा सकता है, इस सारे प्लान के साथ कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव और उनका महागठबंधन सामने आएगा। और निश्चित तौर पर सबसे पहली लेकिन चुनौती यही है कि तेजस्वी और आरजेडी चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी को बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर खुलेआम कहे कि वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा है कि आने वाले वक्त में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं कहा गया। तो ये एक पेंच है जो कांग्रेस को और तेजस्वी को, दोनों को, आरजेडी को, कांग्रेस को मिल करके सुलझाना होगा। और दूसरी अहम बात यह है कि जो सीटों की बात है उसमें एक सहमति बन गई है कि चूंकि मुकेश सहनी, पशुपति पारस और लेफ्ट पार्टियों का पिछली बार स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है तो वो कुछ सीटें ज़्यादा चाहते हैं, और साथ ही साथ हेमंत सोरेन, इनके दलों को सीटें देनी है। ऐसे में 12 से 14 सीटें कांग्रेस और तेजस्वी अपनी अपनी कम कर सकते हैं और कम करने को तैयार भी हैं, जिसके बाद ये चीज़ें आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं। और ये माना जा रहा है कि कल या परसों के बीच में कौन पार्टी कितनी सीट लड़ेगी इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। और कांग्रेस 8 या
और 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक करेगी, जिसके बाद जो तकरीबन तय उम्मीदवार हैं, 19 उसके सिटिंग हैं, 17 बचे हैं उसमें, तो वो और जो नंबर 2 पे रहे या जो उसके मजबूत उम्मीदवार हैं, तो ऐसे 30 से 32 उम्मीदवारों की वो घोषणा कर देगी। तो कुल मिलाकर एक एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच जो जोरदार टक्कर बिहार में होने की संभावना है, और उसके लिए दोनों तरफ से कमर कसी जा रही है, दोनों तरफ से कील कांटे दुरुस्त किए जा रहे हैं और दोनों के सेनापति अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। जी, मैं सीधे चलूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर जो हम लोग महिला वोटर की बात करें। मैं चाहूंगा नितिन, ये जो नीचे का फेजेस वाला टिकर है, इसको मत कटने दीजिएगा आप। इसी के अंदर मैं जरा कुछ बिग वॉल पर आपको कुछ ग्राफिक्स दिखा रहा हूं। ये यहां पर जो फैक्टर्स हैं, क्या उसको फुल फ्रेम पे आप हमारे साथ ले सकते हैं? यहां पर उन ग्राफिक्स को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन अक्कू जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कुमार विक्रांत, आप फ्रेम में रहिएगा मेरे साथ। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा अक्कू जी, जिस तरीके से प्रशांत किशोर की तरफ से आरोप लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, कुमार विक्रांत आप फ्रेम में हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए बीजेपी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर, क्या आपको ऐसा लगता है लास्ट मतलब चुनावी तारीखों की घोषणा से पहले प्रशांत किशोर ने उससे एक डेंट दिया है, चाहे वो बात सम्राट चौधरी की हो या फिर अशोक चौधरी की हो? देखिए, जहां तक मेरा मानना है, ये भ्रष्टाचार को लेकर के जो आरोप लगे हैं, वो बिहार की राजनीति में किस राजनेता पे नहीं लगे ये देखना होगा। नीतीश कुमार उसके अपवाद जरूर होते हैं, लेकिन बाकी सब पर किसी ना किसी तरीके से थोड़े बहुत आरोप लगते रहे। लालू यादव इन सबके शीर्ष पर रहे हैं, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्योंकि आरोप जो है वो 25 लाख 40 लाख करने का तरीका लिए हैं, ये बड़े छोटे हैं, और इसमें अब जनता होती है, वो जब तक कोई बहुत गंभीर, बहुत बड़े अपराध, बहुत बड़ी बात ना हो, तब तक उस पर यकीन करना उसको मुश्किल होता है।